कक्षा 1 विषय से सामाजिक विज्ञान पाठ 2 पहला पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो पाठ 2 में क्या है, 18वीं शताब्दी में भारत। बच्चों ये बुक तो तुम लोग को मैं दिखाई थी, यही वाली बुक से तुम लोग को पढ़ना है। अब स्वाध्याय नहीं लेना है, नई स्वाध्याय में भरना है। डायरेक्ट बुक पढ़ेंगे, फिर पीछे क्वेश्चन उसका आंसर लिखेंगे। काम तुम लोग का आसान हो गया है। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में भारत क्या था, किसका किसका शासन था, ये सब जानकारी लेंगे। मैं पॉइंट दे दी। देखो बहादुर शाह कब आए थे, 1707 में, रहे थे कब तक, 1712। ठीक है, मोहम्मद शाह ये 1719, देखो डेट डाली हूँ, ये सब पढ़ लेना है। नादिर शाह कब आक्रमण किए थे, अहमद शाह अब्दुल का आक्रमण ये कब हुआ था, ये सब जानेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, ये सब का पतन के कारण कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जानेंगे। औरंगजेब की भूमिका, औरंगजेब की भूमिका क्या थी, वो भी। अब देखो यहाँ अयोग्य उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी के नियम का अभाव, यानी उसका कुछ रूल नियम नहीं हो करता था, इसके बारे में जानेंगे। मुगल सेना की कमजोरी, विदेशी आक्रमण, जागीरदारी व्यवस्था, स्वतंत्र राज्य का उदय, कौन करा था, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, सिख, राजपूत, मराठा, अवध। बुक लेगा, स्कूल में मिल जाएगा बुक। ठीक है, 8वीं क्लास चेंज हुआ है बुक, फिर इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे, इसका क्वेश्चन है, फिर आंसर लिखेंगे। कॉपी में ही लिखना है और मैं समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना और समझना। 18वीं शताब्दी का इतिहास भारत में क्या था, संक्रमण काल के प्रस्तुत करता था। औरंगजेब के 50 वर्ष के शासन काल में मुगल साम्राज्य में अनेक कमियां उत्पन्न हो गई थी। ये औरंगजेब बहुत शक्तिशाली था, महाशक्तिशाली। मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ अनेक स्वतंत्र राज्य का उदय हो रहा था। ये देखो मुगल साम्राज्य औरंगजेब के अंतिम 25 वर्ष के दौरान पतन की ओर अग्रसर हो गया। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। ठीक है, औरंगजेब के मृत्यु के बाद तीनों पुत्र, उसके 3 पुत्र थे, उत्तराधिकारी प्राप्त करने के लिए आपस में युद्ध करने लगे। वो संपत्ति पाने के लिए अपने में ही लड़ने लगे। इन तीनों में से एक पुत्र की जीत हुई तथा वह 1707 से ईस्वी में बहादुर शाह के नाम से शासन करने लगा, जिसके बारे में मैं लिखी। वो कब तक किया था, वो डेट डाला हुआ है। ठीक है, अब देखो बहादुर शाह के 4 वर्ष का शासनकाल मुश्किल से भरा था। राजपूतों को नियंत्रित करने के उसकी कोशिश नाकाम रही, यानी कि बहादुर शाह राजपूतों को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो किसके बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद शाह। ये कब आया था, डेट दिया हुआ है। सन 1712 में बहादुर शाह के मृत्यु के बाद बहादुर शाह कब मरा, 1712 में। बहादुर शाह के मृत्यु के बाद कई कमजोर शासक दिल्ली के गद्दी पर बैठे। इसके बाद मोहम्मद शाह ने मुगल साम्राज्य को संगठित करने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था।
वह एक आलसी तथा आनंद प्रेमी था, इसलिए उसका पतन होना निश्चित ही था। ठीक है। अब नादिर शाह का आक्रमण। अब मोहम्मद शाह को उत्तर पश्चिम में हुए आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इन आक्रमणों से मुगलों की शक्ति को कमजोर कर दिया। सन 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर पहला आक्रमण किया। मुगलों के विशाल विश्वास था कि नादिर शाह लूटपाट करने के बाद वापस लौट जाएगा। नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा तथा सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है। अहमद शाह अब्दुल का आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली क्या था? अफगानिस्तान का शासक था। उसने 1747 ईस्वी से 1767 ईस्वी के बीच भारत पर कई आक्रमण किया। इनमें 1761 में किया गया आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण है। पंजाब पर अधिकार करने के बाद अहमद शाह अब्दाली दिल्ली की ओर बढ़ा और जहां मराठा का प्रभुत्व कायम था। ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण अब जानेंगे। मुगल शासन का पतन औरंगजेब के शासन काल में ही शुरू हो गया, लेकिन 1707 ईस्वी औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य और तेजी से पतन की ओर अग्रसर हो गया। और औरंगजेब की भूमिका। औरंगजेब की धार्मिक नीति ने मुगलों के हिंदुओं के बीच अलोकप्रिय बना दिया। मंदिर को नष्ट करवाने तथा जजिया कर के पुनः लागू करने के पीछे उसके मनसा धार्मिक न होकर के भले ही राजनीतिक हो, किंतु इसका परिणाम अलोकप्रिय ही था। इन्हीं नीतियों के कारण भारतीय प्रजा जैसे मराठा, जाट, सिख, सतनामी मुगल के कट्टर शत्रु बन गए थे। आयोग उत्तराधिकारी। अब देखो, औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर तथा अयोग्य थे। वे अपना अधिकांश समय भोग विलास में व्यतीत करते थे। इसके अलावा वे अपने शक्ति तथा ऊर्जा को एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचने में खर्च कर देते थे। उन्होंने अपने प्रजा के कल्याण पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगर मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चों ध्यान से नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? समझ में ही नहीं आएगा। तो क्या होगा? आलस से अभी सोएगा तो पढ़ेगा कब? समय से उठो और पढ़ो और लिखो, याद करो। उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। कोई नियम नहीं था। ठीक है। मुगल वंश के उत्तराधिकारी प्राप्ति के लिए कोई मान्य नियम नहीं था। जब कभी किसी मुगल शासक की मृत्यु होती थी, उत्तराधिकारी प्राप्ति के लिए खूनी जंग छिड़ जाती थी। यानी कि उत्तराधिकारी बनने के लिए वो लोग अपने में ही लड़ जाते थे। इसमें धन के संसाधन के व्यय होता था। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य और कमजोर होता चला गया। मुगल सेना की कमजोरी। विलासिता पूर्ण जीवन ने मुगल सेनापति तथा सैनिकों को आलसी तथा अकुशल बना दिया था। वे अपना अधिकांश समय आराम वाली तथा रंग रंगलियों में मनाने में व्यतीत कर देते थे। विदेशी आक्रमण, तभी वहां पर विदेशी आक्रमण हो गया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य के नींव हिला दी। इन आक्रमणों ने न केवल अर्थव्यवस्था को चौपट किया, बल्कि मुगल शासक की कमजोरी का भी उजागर कर दिया। जागीरदारी व्यवस्था। मुगल काल के दौरान मनसबदारों तथा जागीरदारों को वेतन के जगह भूमि दी जाती थी। चूंकि जागीर
अनुवांशिक आधार पर प्राप्त नहीं होती थी। अब देखो स्वतंत्र राज्य का उदय। बाद में मुगल शासक इतने कमजोर थे कि दूरस्थ स्थिति मुगल प्रांत पर प्रशासन स्थापित नहीं कर रख सके, इसलिए इन प्रांतों के गवर्नरों के लिए उसके प्रांतों का स्वतंत्र घोषित करना आसान हो गया। अब देखो बंगाल। सन 1717 से 1727 के बीच बंगाल के गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। उसने अपने राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर ली तथा दिल्ली से स्वतंत्र हो गया। इसके बाद शुजा-उद-दौला तथा अली वर्दी खान उसके उत्तराधिकारी हुए। बच्चों ये बुक में दिया हुआ है, रीड तुम लोग को ही करना है। अब देखो हैदराबाद। हैदराबाद राज्य की स्थापना निजाम उल मुल्क ने की थी। मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल के दक्कन का गवर्नर था। बाद में उसे दिल्ली की वजीरे नियुक्त किया गया ताकि वह प्रशासन में सुधार कर सके। हैदराबाद को एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान की उसने जिस वंश की स्थापना की उसे असफ जाही वंश कहते हैं। इस वंश के शासक को निजाम कहा जाता है। अब मैसूर 1761 ईस्वी में हैदर अली ने, जो पहले एक सैनिक था, मैसूर के तत्कालीन राजवंश के उखाड़ फेंक कर उस राज्य को अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। हैदर अली तथा उसका उत्तराधिकारी पुत्र टीपू सुल्तान दोनों बहुत योग्य सेना थे। टीपू सुल्तान के बारे में बच्चों सीरियल भी देखते होंगे तो उसमें भी आता है टीपू सुल्तान बहुत, और हैदर अली उनके पिता थे, बहुत अच्छे लड़े और देश के लिए। ठीक है। अब गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया। बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह के योग्य शिष्य थे। इनके नेतृत्व में सिख पंजाब में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा तथा लाहौर तथा दिल्ली के बीच उन्होंने मुगल साम्राज्य को चुनौती भी दी। लेकिन 1761 ईस्वी में फर्रुख शियार के शासनकाल में उन्हें बंदी बना लिया गया तथा बाद में उनकी हत्या कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह के बारे में तो जानते ही हो। अब राजपूत कभी भी आपस में एकता स्थापित नहीं कर सके, जो आज भी है। राजपूत एक दूसरे में एकता अभी भी नहीं होती है, क्योंकि एक दूसरे के विरोध होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम बड़े हैं, इसी में राजपूताना का पतन हो गया। ठीक है। औरंगजेब के मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया, फिर भी आपस में एकता स्थापित करने में असफल रहे। ये आपस में युद्ध कर अपनी ऊर्जा संशोधन की व्यवस्था व्यर्थ करते थे। ठीक है। उन्होंने गुलाबी शहर जयपुर के निर्माण करवाया। उनके अलावा उन्होंने दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन वेधशालाएं स्थापित किए। ठीक है। मराठा। शिवाजी के मृत्यु के बाद शिवाजी द्वितीय के संरक्षण ताराबाई मराठा का नेतृत्व करने लगी। उन्होंने युद्ध के गुरिल्ला नीति अपनाई तथा औरंगजेब को महाराष्ट्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए बाध्य कर दिया। सन 1707 में साहू यानी शिवाजी के पुत्र के जेल से छुड़ाने पर ताराबाई तथा साहू के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। मराठा दो खेमों में बट गए थे। अब अवध। ठीक है। अवध के बारे में जान लो। सन 1722 में एक कनिष्ठ मुगल कर्मचारी सर आदत खान को अवध का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है। अब बाकी रीडिंग लगाएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है।